हाँ जी, तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं फॉर बोर्ड्स एग्ज़ाम। बोर्ड्स एग्ज़ाम नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो स्कूल्स में होते हैं उसकी प्रिपरेशन हो रही है और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया जाएगा। और इन कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक बार रिवाइज करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को सॉलिड लिक्विड गैस में बांटा। एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल पे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में बांटा। प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफाइन किया था हमने। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड देयर मेजरमेंट्स में हमने देखा वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिटरी मेथड। और उसको देखते देखते हमने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेल-लीवाल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। और ये सारी लॉ किसके लिए हैं कि रिएक्शंस कौन से लॉज फॉलो करती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस लॉज को फॉलो कर रही हैं वो लॉज हमने पढ़े। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जान ली, मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर जान लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने जान लिया, उसको मेजर कैसे हैं वो भी जान लिया आपने। यूनिट्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स आपने देखा। उसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा। उसके बाद हम देखते जा रहे हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी कि जब ये रिएक्शंस की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो जो फर्स्ट बंदा था जिसने एटॉमिक थ्योरी दी वो था डेल्टन बंदा। डेल्टन नाम का साइंटिस्ट था, उसने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। उस एटॉमिक थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे डेल्टन भाई साहब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और एटम कैसा दिखता है वो कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। Although the origin of idea that matter is composed of small individual particles called atomio, meaning indivisible, date back to the time of Democritus, a Greek philosopher in 4060 to 370 BC. It again started emerging as a result of several experimental studies which led to the law mentioned above। यानी कि भाई जो हमारा ओरिजिन मैटर के अंदर हमें पता है मैटर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, यानी कि जिसे हम आज के समय में एटम कहते हैं। एटम से ही हर चीज़ बनती है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर बड़े बड़े हमारे चीज सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, मैटर बन जाते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रिटस नाम का एक बंदा था, उसने एक वर्ड दिया आटोमियो, इनडिविजिबल, यानी कि मैटर का वो वाला हिस्सा जिससे मैटर बना है, एटम से मैटर बना है। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम तोड़ नहीं सकते। उसने ये बात कही। तुम कहोगे सर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा, अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर लूँ और उसको कट करता जाऊँ, कट करता जाऊँ, कट करता जाऊँ, तो लास्ट में जो चीज़ हम मुझे मिलेगी एट द एंड ऑफ द बहुत करोड़ों कटिंग्स के बाद एक एटम मिलेगा। और वो एटम को और फर्दर हम कट नहीं कर सकते। ये डेमोक्रिटस बंदा कह रहा था और उसने एक वर्ड दिया अटोमियो। अटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following। यानी कि 1808 में डेल्टन ने कुछ बातें कही, वो हम देखने जा रहे हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी कि मैटर के पास जो है क्या होता है, इनडिविजिबल एटम्स होते हैं, यानी कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते और ये मैटर के अंदर कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास। यानी कि क्या कह रहा है कि जितने भी एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, उनकी जो प्रॉपर्टीज है इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे आपने कार्बन ले लिया या कॉपर ले लिया, तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उनके मास एक दूसरे के साथ सेम होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास एलिमेंट के एटम होंगे उनके मासेस भी डिफरेंस होंगे। तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन का एक ब्लॉक लिया और मैंने कहा ये कार्बन का जो ब्लॉक है ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। ये बात समझ आई? अब ऐसे हमने भर दिए बहुत सारे एटम्स।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 2 एटम मैंने उठाए और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सेम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये पूरा कार्बन है, तो इसके मैं अगर 2 एलिमेंट की एग्जांपल लूँ, वैसे सबके लिए ये वैलिड है कि 2 एलिमेंट के जो मासेस हैं, इन दोनों के जो वजन होगा, मास होगा, वो दोनों सेम होगा। ये बात तो पक्की है भाई, कार्बन, सारे कार्बन के एटम है तो इसका भी मास इसका मास सेम होगा। दूसरी चीज़, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों आइडेंटिकल होगी। बात समझ आई? बट ये कहता है कि अगर मैं इसका एटम ले लूँ और इधर से मैं नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का एक ब्लॉक लिया, वैसे तो नाइट्रोजन का ब्लॉक नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एटम्स ले लिए, बहुत सारे नाइट्रोजन एटम ले लिए और यहाँ से एक नाइट्रोजन का एटम उठा लिया मैंने। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, इसका भार यानी कि इसका मास और इसका मास अलग होगा और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। यही डेल्टन कहना चाह रहा है कि भाई जो ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उनकी मासेस और प्रॉपर्टी सेम होगी अगर वो सेम एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं एटम्स। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम अगर मैं लूँ, उनकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। यानी कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जुड़ते हैं और फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं, तब हमारा कोई कंपाउंड बनता है। चलो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन के एटम ले लिया मैंने और एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया। अभी एक एक एटम लिए हैं। मैंने क्या बोला कि ये और ये एटम दोनों डिफरेंट एलिमेंट से आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट से मैंने एक एक एटम लिया और इनको अगर मैं फिक्स्ड रेशो में जोड़ूंगा, फिक्स्ड रेशो का मतलब अगर 2 हाइड्रोजन है, कहीं 2 ऑक्सीजन है, इनको फिक्स्ड रेशो में जोड़ूंगा तो ये एक कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर से 2 हाइड्रोजन ले लिए मैंने तो H2 और एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये फिक्स्ड रेशो है, क्या है 2:1 में, तो ये फिक्स्ड रेशो वाटर बना देगा। मेरी बात समझ आई? और अगर मैं इसका 2 हाइड्रोजन ले लूँ, इधर से भी 2 ऑक्सीजन ले लूँ, तो ये पेरोक्साइड बना देगा। ये 1:1 है। तो अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट से एटम्स लेने पड़ेंगे, उनको कंबाइन करने पड़ेंगे फिक्स्ड रेशो में, तो कोई कंपाउंड बनेगा। ये एलिमेंट्स के एटम हैं और एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट से एक एक एटम लिया मैंने, उनको जॉइन करके एक कंपाउंड बना दिया, एक और कंपाउंड बना दिया। तो एलिमेंट से आप कंपाउंड बना सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को जोड़ के फिक्स्ड रेशो में आप कंपाउंड बना सकते हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं डेल्टन भैया? डेल्टन भैया कह रहे हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में ना कोई चीज़ बनती है ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, बस वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। तुम कहोगे सर मैंने तो क्या कहते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तुमने एक वर्ड क्या यूज़ किया, बन गया। पर ये कह रहा है कोई चीज़ ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी रीअरेंजमेंट को चेंज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं जोड़ रहा हूँ H2 को और O2 को और यहाँ पे H2O बन रहा है, तो तुम कहोगे कि मैंने वाटर बना दिया जी। वाटर नहीं बनाया, वाटर को तुमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ के उनकी रीअरेंजमेंट चेंज की। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब आपने जोड़ा, ये रिएक्शन को बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे, पहले बातें समझो जो बता रहा हूँ, कि किसी 2 एलिमेंट को आपने जोड़ा और इसकी रीअरेंजमेंट में डिफरेंस लाया आपने। रीअरेंजमेंट क्या, हाइड्रोजन ऐसा दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे और 2 ऑक्सीजन ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिख रहे हैं। इन दोनों की अरेंजमेंट मैं चेंज कर दूंगा तो वाटर कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हुई तो कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई हमारी H2। बट हमने कोई चीज़ ना बनाई ना डिस्ट्रॉय की। मेरी बात समझ आ रही है? ना इसको हमने डिस्ट्रॉय किया ना इसको बनाया, बस हमने रीअरेंजमेंट चेंज किया, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेल्टन साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और और क्या कह रहे हैं, दीज आर यानी कि जो ये जो केमिकल रिएक्शंस में चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इनको ना बना सकते हो और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डेल्टन ने ये 4 पॉइंट्स दिए, याद आने चाहिए, एग्जाम में आते हैं, नोट्स में लिख लेना। और डेल्टन भैया की शक्ल भी देख लो एक बार, ठीक है, जॉन डेल्टन। अच्छा, दूसरी चीज़, डेल्टन की कमी क्या थी, वो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप 5-6 जितने भी लॉ हैं पढ़ के आ रहे हो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो लॉ फॉलो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि भाई जो रिएक्शंस है, हमने क्या देखा कि रिएक्शन जो है, ये जो लॉज पढ़ाए आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-यूजेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ,
तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये लॉज फॉलो करती हैं। बट डेल्टन नहीं बता पाया कि ये जो लॉज रिएक्शन फॉलो कर रही हैं ये क्यों कर रही हैं। मतलब लॉज तो फॉलो कर रही है रिएक्शन, बट क्यों कर रही है यही नहीं बता पाया, तो ये इसका डेल्टन का ड्रॉबैक हो गया। मेरी बात समझ आई? तो ये थी हमारी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और यहाँ पे हमारी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। आपने अब इस कुर्सी की पेटियाँ बांध लेनी है, क्योंकि यहाँ से अब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। और हम समझने जा रहे हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। सो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने से पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तुम अगर क्लास 11th में आए हो तो तुम्हें रिवीजन की महत्वता जाननी जरूरी है। रिवीजन कितनी जरूरी है, मैं तुम्हारा 1 मिनट बस लूँगा और तुम्हें समझाऊंगा कि रिवीजन कैसे इंपॉर्टेंट है। तुम पहली बार किसी शहर में जाते हो और उसकी गली में कहीं घूमते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता ये कौन सी गली है, और तुम्हें पहली बार पता नहीं रहता तो तुम गूगल मैप की हेल्प लेते हो। बट उस गली से अगर तुम्हें मैं 10 बार गुजार दूं और मैं कहूँ एक पॉइंट से बी पॉइंट जाना है और ये हमारा रूट है, तो पहली बार में तुम्हें याद वो रूट नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, पर 4 से 5 से 10 बार जब उस रूट से आप जाओगे तो आपको वो रूट याद हो जाता है। अब आप बातें करते हुए भी उस रूट से जा सकते हो। आप कोई किसी से बात करते हुए, कुछ खाते हुए, मतलब सब कॉन्शियसली आपके फिट हो गया है। और वो फिट कैसे हुआ? जब आपने 5 से 10 बार उस रूट को दोहराया, उसको रिपीट किया। सेम एज कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हें नहीं समझ आ रहा है और बहुत टाइम लगा के तुमने कोई कॉन्सेप्ट समझा, जैसे तुमने समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है। ये तो वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आएंगे तो समझ लो उसको समझा तुमने। और अब तुम कह रहे हो कि एक बार मैंने समझ लिया अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा, ऐसा नहीं होता जी। आपको रिवीजन करती रहनी पड़ेगी हर हफ्ते। जो भी पूरा हफ्ता पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी नहीं समझ आ रहा है, +2 में जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर पछताओगे तुम। फिर वही कहावत कहोगे कि अब पछतायत क्या हो जब चिड़िया चुग गया खेत। तो तुम्हारे को तो कौवा चुग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए, बहुत दिन तक याद रखने के लिए, जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक याद रखने के लिए क्या करोगे कि रिवीजन करोगे हर हफ्ते। जो अपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको संडे को बैठ के दोहराओगे, रिवाइज करोगे, उसको लिख कर देखोगे कि भाई याद है कि नहीं। तो मेरी बात समझ आई? तो इसीलिए मैं वीडियो के बीच में दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ब्रशअप हो जाए। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम केमिस्ट्री की जितनी भी +1 +2 में पढ़ेंगे उसके अंदर जो हथियार यूज़ होंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हथियार हैं जो पूरे केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्या होती है? मैंने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई होती है। दूसरी चीज़ क्या बताई कि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। खाद बनाना हो, दवाइयाँ बनानी हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स बनाने हो, कलर्स बनाने हो, डाई बनाना हो, उसके अंदर केमिस्ट्री का यूज़ होता है। आपको पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन पे कंट्रोल पाना है, आपने देखना है कि कौन सी गैस हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है, सब केमिस्ट्री की हेल्प से होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई। एक था हमारा सिप्लाटिन और एक था टैक्सोल। सिप्लाटिन और टैक्सोल क्या करते हैं? कैंसर के अंदर इफेक्टिव हैं। और एजेड टी एजिडोथाइमिडीन जो है वो हमारे एड्स के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप। ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये सारी चीज़ें पढ़ी, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। उसके बाद मैंने देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर एलिविश भाई वाला मैटर नहीं, मैटर होता है जिसके पास मास हो और जगह घेरता है। जैसे ये पेन है, इसके पास कुछ वजन है, मास है, और ये मेरे हाथ पे कुछ जगह घेर रहा है, तो इसको हम मैटर कहेंगे। तुम भी मैटर हो। तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, तो वहाँ पे कुछ जगह घेर रहे हो और तुम्हारा कुछ मास है, तुम्हारा कुछ वजन है, तो तुम भी एक मैटर हो। तुम्हारा पेन मैटर है, तुम्हारा पेंसिल मैटर है, तुम्हारा जो बुक है वो भी मैटर है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो कोई मैटर सॉलिड हो सकता है जैसे हमारा पेन हो गया, या तो कोई मैटर लिक्विड हो सकता है जैसे हमारा वाटर हो गया, या तो कोई मैटर गैस हो सकता है जैसे आपका परफ्यूम हो गया। ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हमने डिवाइड किया। फिर सॉलिड क्या होते हैं? जिनका डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड क्या होते हैं? जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होता। जैसे 1 लीटर पानी लिया, उसको जग में डालूंगा, जग जैसा बन जाएगा। वाटर कूलर में डालूंगा, वाटर कूलर जैसा बन जाएगा। मग्गे में डालूंगा, मग्गे जैसा बन जाएगा। बाल्टी में डालूंगा, बाल्टी जैसा बन जाएगा। और जो गैस है उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता। तुम बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे से शेप नहीं है? फॉर एग्जाम्पल इतना सा गैस है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने परफ्यूम है, परफ्यूम इतनी सी शीशी में है, उसका वॉल्यूम आपने अभी फिक्स कर रखा है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी कि वो गैस पूरे कमरे में फैल गई। पहले इतनी सी छोटी में वॉल्यूम में गैस थी, अब पूरे कमरे का वॉल्यूम उसने ले लिया, तो वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। दूसरी चीज, गैस जिस चीज में जाएगी उसका शेप ले लेगी। कमरे में फैल रही है तो कमरे का शेप ले लेगी। आपके परफ्यूम के बॉटल में तो परफ्यूम का शेप लेकर रखा हुआ है। डीओ है तो डीओ जिस कैन में रखा है उसका शेप ले रखा है।
बात समझ आई। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना है, और गैस से लिक्विड सॉलिड, ये कैसे होता है ये हमने देखा था। उसके बाद मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में बांटा। मिक्सचर को होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में बांटा था हमने, एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा। फिर इनकी हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने एसआई यूनिट्स देखी और 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है। ये हमने 7 चीज़ें देखी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे, और इनकी यूनिट, सिंबल, सारा कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, मैंने बोला कि भाई ये वाला चार्ट याद कर लेना, तुम नहीं याद करोगे तो पछताओगे, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज़ होने वाला है, ठीक है। आप हमारा फेम्टो से लेकर टेरा तक याद कर लो, वही बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा मास और वेट का डिफरेंस। मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, और वेट क्या है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मास और वेट का डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद हमने डेंसिटी देखा, टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर के 2 फॉर्मूले देखे, एक फ़ारेनहाइट वाला और एक केल्विन वाला। उसके बाद हमने एनर्जी का एक्स्ट्रा बताया था, ये आप अभी भी पढ़ सकते हो या बाद में, प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, सबको डिटेल में कवर कर रखा है। उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट देखा, साइंटिफिक नोटेशन देखे हमने, एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखा। पबजी का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन। उसके बाद हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, इनका जोड़ना घटाना देखा। उसके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखे। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कौन से लॉज फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसके लॉ फॉलो किए जाएंगे ना, कि भाई खेलते टाइम अगर बॉल पैड पे लगी और तो पैरों पे लगी तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, विकेट पे लगी बॉल तो आउट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई रिएक्शन हो रही है तो वो ये 5 लॉ फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुजैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद हमने देखा कि एटम को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से समझाया। डाल्टन ने क्या बताया, एटम को उसकी थ्योरी दी कि जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा छोटी चीज़ है, छोटा सब्सटेंस है, एटम से ही मैटर बनता है। दूसरी चीज़ ने बताई कि भाई जो कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की जितने भी एटम्स है सेम होंगे और उनके मासेस भी सेम होंगे, पर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज और मासेस दोनों डिफरेंट होंगे। उसके बाद इसने क्या बताया, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ ना बनती है ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग फॉर्म में थे, वो जुड़ के वाटर बन के अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। अब बात करते हैं अटोमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। अटोमिक मास पे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा जूम कर लूँ अपने कैमरे को। देख भाई, ये वीडियो किसके लिए बन रही है, जो 10th क्लास से +1 में पहली बार आए हैं और हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एटॉमिक मास को तेरे को रग रग में बसा दूंगा, पहले मेरी बात समझना ध्यान से। मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, तुम्हें अगर चीज़ें समझ आ रही हैं ठीक है, नहीं समझ आ रही है पहले थ्योरी खत्म करो, और नहीं और उसके बाद मैं डिटेल में कॉपी पेन से बताऊंगा एटॉमिक मास क्या होता है, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आएगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाए कोई नहीं, मुझे कंटेंट से मतलब है कि तुम्हें बढ़िया कंटेंट मिलना चाहिए, बढ़िया चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअल वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ये लाइन समझते हैं पहले कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। किसी एक एटम को मैंने लिया और उसका मास नाप लिया। मैंने क्या बोला, किसी एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। बात समझ आई, हाँ जी। पर सर एक बात बताइए, एटम्स तो बहुत छोटे हैं। आपने बोला अगर ये आपका नाखून है, इसको करोड़ों बार में कट कर दूं तो जितना छोटा नाखून होगा उससे भी छोटे एटम्स होते हैं। मेरी बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नाखून है, इसको करोड़ों बार में कट कर दूं, करोड़ों बार, तो करोड़ों बार में बहुत छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, उससे भी छोटा जो है हमारा एटम होता है। बात समझ आई, ठीक है। तो एटम तो बहुत छोटा है, तो हमने उसका वजन कैसे किया, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। पहले तुम्हें ये पहली लाइन समझ आनी चाहिए कि एक एटम के भार को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। बात समझ आई, हाँ जी समझ आ गई। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, एग्जांपल मास इलेक्ट्रोमेट्री for determining the atomic mass fairly accurately. But in 19th century, scientists could determine mass of one atom relative to another by experimental means, as has been mentioned earlier. अब यहाँ तक समझते हैं कि भैया आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो हम ये वाले मेथड मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके किसी एटम के मास हम निकाल लेते हैं। वो जुगाड़ है हमारे पास। तुम्हें +2 के बाद
जब तुम हायर स्टडीज़ करोगे तो तुम्हें वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है। अभी तुम समझो कि हमारे पास एक ऐसा मशीन है, जुगाड़ है, जिससे हम आज एक एटम का मास निकाल सकते हैं, मतलब लगभग अप्रॉक्स मास निकाल सकते हैं। बट 19वीं शताब्दी में यानी कि 19th सेंचुरी में क्या होता था, साइंटिस्ट के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि किसी एटम का मास निकाल दें। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। तुम्हें एक्सपेरिमेंट जानने की जरूरत नहीं, बस तुम समझो जो पढ़ाया जा रहा है, कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे वो एक एटम का मास रिलेटिव निकाल लेते थे, यानी कि लगभग एक एटम का मास निकाल लेते थे बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। फिर क्या हुआ? फिर हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज एट्री क्या है आर्बिट्रेली असाइंड ए मास ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट। अब यहाँ तक समझते हैं कि भैया 1900 शताब्दी में साइंटिस्ट के पास कोई जुगाड़ नहीं था कि एक एटम का मास कैसे निकालें। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने किए और रिलेटिव मास निकाल लिया कि भाई लगभग मासेस ऑफ वन एटम उन्होंने निकाला। और उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रेली असाइंड ए मास ऑफ 1, यानी कि हाइड्रोजन को हमने एज अ बटकरा यूज करना शुरू कर दिया। तो अरे सर कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, बटकरा क्या होता है समझ ही नहीं आया। मतलब इन्होंने कहा कि भैया सुनो, हाइड्रोजन है ये समझ लो, तो हमने कहा हाइड्रोजन सबसे क्या है, छोटा है, सबसे हल्का है, तो इसको हम ना 1 कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, हम सीधा 1 कह देंगे। हाइड्रोजन के एटम को क्या कहेंगे, 1। और इसको लेकर इसके इसके रिलेटिव में, यानी कि इसको देख देख के और एलिमेंट्स के मास निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया कि एक तराजू जैसा लिया, ठीक है, ये तराजू है, थोड़ा बेकार से तराजू है, पर समझो। और तुमने यहाँ पे एक कार्बन का एटम रख दिया। तुम ये मत सोचो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, बस समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक कार्बन का एटम रखा, तुमने एक हाइड्रोजन रखा, तब भी ये पलड़ा जो था इधर भारी था। तुमने 2 हाइड्रोजन रखा, तब भी ये पलड़ा इधर भारी था। 3 हाइड्रोजन रखा, 4 हाइड्रोजन रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब 12 हाइड्रोजन रखा तो ये पलड़ा जो है बराबर हो गया। तो हाइड्रोजन हम यूज कर रहे थे एज अ वेट, या कह सकते हो एज अ बटकरा। जैसे सब्जी लेने जाते हो तो बट्टे होते हैं ना, 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का, तो हाइड्रोजन एज अ बट्टा यूज हो रहा था टू मेजर अदर मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स के मासेस, एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए यूज हो रहा था। तो हमने 12 हाइड्रोजन रखा, तो हमें समझ आ गया कि कार्बन जो है वो, उसका जो मास है वो 12 है, कोई यूनिट नहीं है, यानी कि ग्राम किलोग्राम लगाने लग जाना। अभी हम विदाउट यूनिट यूज कर रहे हैं, 12 सिर्फ हमने डिसाइड कर लिया। फिर हुआ क्या, हाइड्रोजन थोड़ा रिएक्टिव होता है। किसी के साथ अगर मैं कार्बन को रख दिया हाइड्रोजन के साथ, तो और भी एलिमेंट के भार नापोगे, जैसे कार्बन का नापा, इसी तरीके से और के नापोगे, तो कुछ एलिमेंट्स इसके साथ रिएक्ट कर जा रहे थे और रिएक्शन करने लग जा रहे थे, और मतलब जो मेजरमेंट थी वो ठीक नहीं आ रही थी। तो हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, यानी कि हाइड्रोजन को क्या किया, हमने हटा दिया। अब देखो, however the present system of atomic mass is based on carbon 12 as standard, यानी कि आज के समय में जो हम हाइड्रोजन को पुराने समय में बट्टे की तरह यूज करते थे, अब हम कार्बन को यूज करते हैं बट्टे की तरह। मेरी बात समझ आ रही है? जो सब्जी वाला जो वजन रखता है ना, सब्जी एक साइड में, वजन एक साइड में, तो पहले हम हाइड्रोजन को वजन की तरह यूज कर रहे थे, बट्टे की तरह यूज कर रहे थे, अब कार्बन को यूज कर रहे हैं। अब सुनो क्यों। एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961, यानी कि जो कार्बन को 12 यूज करना है 1961 में शुरू कर दिया। हियर कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एट कार्बन 12। अब जो कार्बन है वो कार्बन का आइसोटोप है। अब तुम कहोगे आइसोटोप जी समझा दो, पहले यहाँ पे टिक लगाता हूँ, उसको बस समझते हैं। पहले स्टोरी समझो हुआ क्या। एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, ये तुम्हें समझ आ गया। अब भाई एक एटम का मास आजकल निकालना है तो एक मशीन आती है, उससे हम निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मास। पुराने ज़माने में लोग एक्सपेरिमेंट करके किसी एटम का मास निकालते थे। फिर उन्होंने क्या किया, एटम का मास अगर निकालना है तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा तराजू बनाएंगे जिसके अंदर एक एलिमेंट को एज अ बट्टा यूज़ करेंगे, यानी कि वजन की तरह, एक रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे। तो इन्होंने कहा हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के वेट निकालना शुरू किए, तो कुछ एलिमेंट इससे रिएक्ट करने जा रहे थे, मतलब लड़ने लग जा रहे थे, रिएक्ट हो जा रहा था, रिएक्शन होने लग जा रही थी, तो वजन गलत आने लगा।
तो उन्होंने सोचा किसको लें किसको लें किसको लें, तो उन्होंने देखा कार्बन जो है वो बहुत बढ़िया है, ये ना रिएक्ट कर रहा है और ये बढ़िया है, बट्टे की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो न इन्होंने क्या किया, तुम्हें अभी आगे जाके पता लगेगा कि आइसोटोप्स नाम की चीज़ होती है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, थोड़ा-सा मैं बताऊँगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। सर अब ये क्या है? जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बात समझ आई? तो ये जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऐसे 3 कार्बन इस दुनिया में एक्ज़िस्ट करते हैं। अच्छा सर, हाँ 3 कार्बन। ये तो एटॉमिक नंबर है, इसका कुछ भार होगा। तो इसका जो पहला एक टाइप का कार्बन है जिसका 12 भार होता है। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 12। एक का 13 होता है, एक का 14 होता है। बट ये इस धरती पे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है, ये दोनों फेमस नहीं है। अब देखो, इसको हमने इस वाले को बट्टे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि इस कार्बन को एज अ बट्टा इस्तेमाल करना शुरू किया। बात समझ आ रही है? स्टोरी कनेक्ट करो कि इस वाले कार्बन को एज अ वजन इस्तेमाल हमने किया। तुम सब्जी वाले के पास 1 केजी का बट्टा देखते हो ना, 2 केजी का बट्टा जी। तो इसी तरीके से कार्बन 12 को हमने एज अ बट्टा इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये आइसोटोप है किसका? कार्बन का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम है, देखो एटॉमिक नंबर 6 6 6, पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, 12 13 14। आइसोटोप्स डिटेल में आगे टॉपिक आएगा, पढ़ोगे। बट अभी इतना समझो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि सेम फैमिली के हैं, बस वजन अलग है। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो हम इसको एज अ बट्टा यूज़ करना शुरू कर दिया, एज अ रेफरेंस यूज़ करना शुरू कर दिया हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव था। जब हमने कार्बन 12 को यूज़ किया, कार्बन 12 के आइसोटोप को यूज़ किया, in this system, carbon 12 is assigned as a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU, and masses of all other atoms are given relative to this standard. अब देखो किया क्या, जब हमने कार्बन 12 लिया तो पहले तो इसका कोई जुगाड़ से इसका भार निकाला, तो हमें क्या पता लगा? इसका 12 है भार। क्या है? 12। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगा रहे, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम एक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम होगा AMU, 12 AMU, यानी कि कार्बन जो 12 है उसका जो मास भी 12 होता है, जो कार्बन AMU 12 AMU, 12 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि कार्बन 12 को अगर मैं कहूँ तरबूज, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं कार्बन 12 को तरबूज नहीं केक कहता हूँ, केक है ये, चलो तरबूज ले लेते हैं। अगर इस तरबूज को कि मैं 12 हिस्से करूँ, कितने हिस्से करूँगा? 12 हिस्से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके मैंने 12 हिस्से किए, इसके 12 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन 12 के मैंने 12 टुकड़े किए, तो इसमें से एक टुकड़ा जो निकालूंगा, ये उसका टोटल भार कितना है? 12 है, 12 AMU। अब ये यूनिट इंट्रोड्यूस कर दिए साइंटिस्ट ने, 12 AMU, एक कार्बन 12 का इसका भार 12 AMU है। तो इसको अगर मैं 12 टुकड़ों में बांटूंगा तो उसके एक टुकड़े का भार कितना होगा? 1 AMU। मेरी बात समझ आ रही है? देख, अगर कोई समझ ध्यान से, संतरा देखा है? संतरा, संतरे को जब छिलता है तो उसके अंदर एक एक पीस निकलता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीस होते हैं। समझ ले कोई संतरा है जिसके अंदर 12 पीस हैं और संतरे का भार है 12 AMU, तो एक पीस का भार कितना होगा? अरे भाई 12 को अगर 12 से डिवाइड कर देगा 12, तो 1 AMU आएगा कि नहीं? तो अगर मैं कार्बन 12 को 12 हिस्सों में बांट दूं तो 1 AMU आ रहा था, और 1 AMU हमने देखा था हाइड्रोजन का भार होता है। यानी कि तुम्हें क्या समझ आया कि जो हम बट्टा यूज कर रहे हैं उसका 12 AMU वैल्यू है। क्या है? 12 AMU। अब 12 AMU हमें पता लग गया, एंड मासिस 12 AMU को देख के हमने और अदर एलिमेंट्स के मासेस निकाल लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन, ये वाला जो कार्बन है वो और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा था, पर हाइड्रोजन कर रहा था, इसलिए हमने नहीं लिया। वरना हाइड्रोजन को लेके चलते, पर हाइड्रोजन रिएक्ट कर जा रहा था, इसलिए हमने नहीं लिया। अब देखो, मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, और 12 AMU को लेकर हमने डिफरेंट डिफरेंट मासेस निकाले। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या किया कि कार्बन 12 को लिया, एक इस साइड रखा और इधर कोई एलिमेंट रख लिया। अगर वो एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक्स एलिमेंट लिखा, तो इसके हिसाब से इसका वजन निकाला गया। तो इसके हिसाब से वजन निकाला गया, तो पहले तो मैं इसका एक पीस का वजन 1 AMU आ गया, 1 AMU आ गया। तो अगर ये 1 AMU के बराबर हुआ तो वो हाइड्रोजन हो, मतलब मेरी बात समझ आ रही है? इसके हिसाब से और सभी का मास निकाल दिया गया। जब इसके हिसाब से और सभी का मास निकाला, उसके बाद क्या हो गया?
वन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि वह एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात हो रही है, इस यूनिट के बारे में बता रहा है, इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। वही कह रहा है मैंने जो अभी आपको बताया कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 को अगर मैं 12 हिस्सों में बांटूं, पहली बात तो इसका भार क्या है, इसका वजन कितना है 12 एमयू, और इसको मैं अगर 12 एमयू है और इसको 12 हिस्सों में तोड़ दूं तो एक हिस्से का भार कितना होगा 1 एमयू। बात समझ आ रही है? तो अगर 12 एमयू इसका भार है और इसको मैं 12 हिस्से में ही तोड़ दूं तो पहले सभी हिस्सों का एक एक हिस्से का भार कितना हो जाएगा 1 एमयू। वही यहाँ पे कह रहा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, तो तुम कहोगे वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12, यानी कि एक का 12वां हिस्सा ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन 12 एटम। और वो होता कितना है? अब तुमने कहा 12 एमयू सर ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 12 एमयू को ग्राम में कहोगे आप 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है ग्राम के अंदर वैल्यू। ये क्या होती है? ग्राम के अंदर वैल्यू। 12 एमयू को, एक 12 एमयू एटॉमिक मास यूनिट है, एटम्स के मास को नापने की यूनिट है, बट उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतना ग्राम होगा। यानी कि समझ लो 1 एमयू का ये वैल्यू है, यानी कि ये समझ लो हाइड्रोजन का मास है। अब हाइड्रोजन का मास निकालते हैं, ये देखो ये देखो, एंड 1 एमयू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम का मास देखो, ये देखिए, और हमने क्या किया इन टर्म्स ऑफ एमयू। अगर इन टर्म्स ऑफ एमयू निकालना है हाइड्रोजन का मास तो क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हमने ग्राम के अंदर भार निकाल रखा है, वो जुगाड़ लगा के जो मशीन हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, ग्राम में तो हमें हाइड्रोजन का भार पता है, हम क्या करेंगे उसको एएमयू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जिस तरीके से 1 एएमयू इतने के बराबर होता है, हम हाइड्रोजन का भार जो हमें मशीन से पता लगी है उसको एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन के जो हमारा 1 एएमयू से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन की जो ग्राम में वैल्यू है उसको एएमयू से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ग्राम से ग्राम कट जाएगा और एएमयू में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का जो भार है वो लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन का मास निकाल दिया आपने, हाइड्रोजन का मास जो ग्राम में था उसको 1 एएमयू से डिवाइड किया, 1 एमयू का ग्राम में जो वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया, और आपका हाइड्रोजन का ग्राम से एएमयू में वैल्यू निकाल लिया, जो कि लगभग 1 एएमयू होता है हाइड्रोजन का मास, हमने निकाल लिया। अगर कार्बन का ऑक्सीजन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का जब ये करोगे तो 16 आएगा। कैसे 16 आएगा? 15.99 आएगा, जिसको हम 16 कहते हैं। कैसे ये आ रहा है? आपने क्या किया, ऑक्सीजन का मास उस मशीन से निकाला ग्राम के अंदर, और 1 एमयू के ग्राम वाले से डिवाइड करोगे तो लगभग 16 के बराबर आ जाएगा। आपको क्या समझ आया? एएमयू, यानी कि एएमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। आज के समय में एएमयू को हम यू से भी बताते हैं, टाइम बचाने के लिए हम यू भी लिख लेते हैं, और यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। अब देखो अब क्या हुआ, when we, अब क्या कह रहा है ये, when we use atomic mass of element in calculation we actually use average atomic mass of element which are explained below। यानी कि ये क्या कह रहा है, किसी भी कैलकुलेशन के अंदर जो एटॉमिक मास हम यूज करते हैं वो एटॉमिक मास नहीं होता, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। अब ये क्या नई बला है तुम्हें समझाता हूँ। पहले तो मैं रिवाइज करवाऊंगा, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। देखो, एक एटम का मास निकालना है तो आज के टाइम पे हमारे पास मशीन है, हम निकाल सकते हैं। पुराने ज़माने में एक एटम का मास निकालने के लिए हमने सोचा हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो उसको एज अ बट्टा यूज़ करते हैं। बट्टा मतलब जैसे कि अगर तराजू है तो तराजू के एक साइड सब्जी होती है, एक साइड वो बट्टे रखते हैं, 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा। इसी तरीके से और एलिमेंट्स का एटम के मास निकालने के लिए हमने हाइड्रोजन को एज अ बट्टा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन को एज अ बट्टा इस्तेमाल करना शुरू किया, हाइड्रोजन ने कुछ का तो मास बताया, बट कुछ के साथ वो रिएक्ट करने लग गया, वो लड़ने लग गया, समझ लो उसके साथ भिड़ंत हो गई, तो वो मास ठीक से बता नहीं पाया। तो हमने कहा बट्टे की तरह और किसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते, कौन आइडियल बट्टा है, हमारे को बट्टे का काम अच्छे से कौन कर सकता है। तो हमने देखा कि कार्बन कर सकता है, और कार्बन की फैमिली में 3 लोग रहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अभी के लिए इतना समझो कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, उसी को आइसोटोप कहते हैं। हमने क्या देखा कि जो कार्बन की फैमिली का कार्बन 12 वाला है, ये बट्टे का बहुत बढ़िया रोल निभा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फिल्म चल रही है, फिल्म बनने वाली है, उसमें कोई कैरेक्टर है, तो डायरेक्टर क्या देखता है कि कौन हमारे रोल को बढ़िया से अदा कर सकता है। इसी तरीके से बट्टे का रोल कौन बढ़िया से अदा कर सकता था, साइंटिस्ट ने देखा कार्बन 12।
तो इन्होंने क्या बोला कि कार्बन 12 का जो एक नई यूनिट बनाई गई, जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं, चीनी को 100 ग्राम, तो ग्राम लगाते हैं ना यूनिट, तो इसी तरीके से एटम्स के भार को नापने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम है एएमयू। कार्बन का हमने देखा तो 12 एएमयू आया, ठीक है। और हमने अगर एक तरबूज है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन का एटम है और इसका 12 एएमयू वजन है, तो अगर मैं इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अगर इसको मैं 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एक हिस्से का जो भार होगा वो 1 एमयू होगा। बात समझ आई? हाँ, 1 एमयू होगा। अरे भैया दो ध्यान से समझो कि अगर कोई तरबूज है, उसको मैं 12 हिस्से में कर दूं, तो अगर वो 12 किलो का तरबूज है तो उसके 12 हिस्से में किया तो एक हिस्से का कितना होगा वजन, 1 किलो। इसी तरीके से 12 एमयू का ये कार्बन 12 है, अगर इसको मैं 12 हिस्से करूँ तो एक हिस्से का वजन कितना होगा, 1 एमयू। और हमने साइंटिफिकली फाइंड किया कि 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी कि एमयू को हमने अब ग्राम में भी निकाल दिया। यानी कि अगर कार्बन का जो ये कार्बन 12 का वजन है, एएमयू के अंदर 12 एएमयू है, बट इसको अगर मुझे ग्राम में निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 12 एएमयू है। अब एएमयू की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने कहा 12 एएमयू, मैं क्या करूंगा, इसको ग्राम में निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू है यानी कि 1.66056 इंटू में 10⁻24 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कार्बन का एक एटम का भार ग्राम के अंदर आ जाएगा। पर मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मेरा जब काम एएमयू में चल रहा है, यानी कि कार्बन 12 का जो वजन है 12 एएमयू है। जब इसको हम 12 हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक जो हिस्सा होगा उसका 1 एएमयू होगा, और 1 एएमयू किसका भार होता है, हाइड्रोजन का। हमने फाइंड किया कि हाइड्रोजन का जो भार है 1 एएमयू है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखा तो ऑक्सीजन का 16 एएमयू आया। मैंने कहा 16 एएमयू ऑक्सीजन का भार है, तुम इसको ग्राम में बताओ। सिंपल क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई एएमयू की वैल्यू जो कि है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी कि तुम्हें एएमयू में भी किसी का भार निकालना आ गया और ग्राम में भी अगर किसी एटम का भार निकालना है आ गया। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बन का जो, अब तुम याद करते हो स्कूल में क्लास 10th में भी याद किया होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका भार 12 होता है। किसी ने 13 भार नहीं बताया होगा, किसी ने 14 भार नहीं बताया आपके स्कूल में। मतलब जब आप एटॉमिक मास लर्न करते हो तो आप हमेशा 12 यूज कर याद करते हो, 13 नहीं याद करते, 14 नहीं याद करते। क्यों? क्योंकि वो आप एटॉमिक मास नहीं याद कर रहे होते, आप एवरेज एटॉमिक मास याद कर रहे होते हो। सर मुझे समझ नहीं आया, ध्यान से समझाओ। चलो ठीक है, अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, तुम्हें पहले समझो कि कार्बन की जो फैमिली में 3 मेंबर हैं, 12, 13 और 14। इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 6। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6। डिफरेंस क्या आ रहा है इनके वजन में, वजन में क्यों, कौन डिफरेंस ला रहा है, न्यूट्रॉन डिफरेंस ला रहा है। तुम्हें एक फार्मूला आगे बताया जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बताया जाएगा कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होंगे, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन होंगे, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये न्यूट्रॉन्स इनके वजन में डिफरेंस ला रहा है, यानी कि ये सबसे हल्का कार्बन है, उससे भारी, उससे भारी। ठीक है। हम जब कार्बन का भार लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो हम ये एटॉमिक मास नहीं बोल रहे होते हैं। हम क्या बोल रहे होते हैं, मैंने बोला कार्बन के एटम का भार बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अमन सर का भार बताओ, मैं अमन हूँ तो मेरा तुम भार बताओ। तुमने कहा सर मैंने एक दिन देखा था आपको मार्केट में, आप अपना वजन देख रहे थे, आपका 55 किलो था, तो तुम बता दो कि 55 किलो है। इसी तरीके से मैंने बोला कार्बन के एटम का भार बताओ, तुम बोलोगे सर 12 एएमयू, अभी थोड़ी देर पहले बताया। बट दोस्त, जो कार्बन का जो भार है ना, जो हम रेगुलर वे में यूज कर रहे हैं 12, वो हम एटॉमिक मास नहीं यूज कर रहे होते हैं, हम एवरेज एटॉमिक मास यूज कर रहे होते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया। देखो, अगर मैं पूछूं कार्बन के आइसोटोप्स के भार बताओ, तुम बोलोगे कार्बन 12 का 12 है, कार्बन 13 का 13 है, कार्बन 14 का 14 है। बट ओवरऑल मैं बोलूं कार्बन का भार बताओ, तुम 12 बोलोगे। क्यों हम 12 बोल रहे हैं, 13 क्यों नहीं बोल रहे, 14 क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही क्वेश्चन है। ये तुम्हें समझ आएगा जब तुम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ोगे। हम क्या करते हैं, किसी भी फैमिली में अगर 3 लोग हैं, जैसे हाइड्रोजन की फैमिली में भी 3 लोग हैं, इसको कैसे सर, 1 1 1 2 1 3। कार्बन की हाइड्रोजन की फैमिली में भी 3 लोग हैं, बट जब मैं पूछता हूँ हाइड्रोजन का भार बताओ तो तुम 1 बोलते हो, 2 नहीं बोलते, 3 नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हम इसका एवरेज निकाल के बोल रहे होते हैं। मेरी आप बात समझ आई?
तुम पीरियोडिक में एक हाइड्रोजन देखते हो, एक डब्बे में एक हाइड्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम एवरेज निकाल के इन हाइड्रोजन्स को इसके अंदर पुट करते हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस बनाई गई है, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं। मेंडलीव जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मासेस के बेस पे किया था, इसलिए उनको हाइड्रोजन के लिए 3 डब्बे, कार्बन के लिए 3 डब्बे बनाने पड़ गए। पर जब हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया, क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन का एक ही डब्बा दोगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। और तुमने बोला कि अच्छा, एक समझ लो हाइड्रोजन के लिए एक डब्बा दिया पहले नंबर पे, उसका जो एटॉमिक नंबर है 1 लिख दिया, पर सर मास क्या लिखेंगे? मास 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें? तो वही क्वेश्चन उठा है और वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कोई ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। इन तीनों का जब एवरेज निकालते हो, ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल डेली लाइफ में एवरेज निकालते हो, एक फार्मूला बताऊंगा वो लगाना है आपने, तो इसका एक एवरेज आएगा जो कि 1 आएगा। तो इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल में इसको 1 लिखते हैं। इस तरीके से कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। बट उन तीनों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में 12 पॉइंट कुछ लिखते हैं, जिसको हम 12 लेकर चलते हैं। यानी कि ये 13 नहीं लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे, नहीं, इसका एवरेज हम लिखते हैं। बात समझ आई? तो वही हम सीखने जा रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, बट हम समझ के जाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास, मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। मैंने वही बताया कि जो नेचुरली एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन 12, 13, 14। When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, percentage occurrence, the average, ये देखो, the average atomic mass of the element can be computed. For example, carbon has the following 3 isotope of relatively abundance. अब देखो, कार्बन 12 इस दुनिया के अंदर 98% है, कार्बन 13 1% है, और कार्बन 14 लगभग 1% से कम है। यानी कि देखो सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है? कार्बन 12। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है कि जब इसका एवरेज तुम निकालोगे तो ये निकल के आएगा 12.11 यू। अभी तुम्हें यू क्या है, एम यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो। अभी तुम्हें ये नहीं टेंशन लेना सर ये इसको कैसे निकाला, वो तो मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा ही तुमको। पहले समझो कि हो क्या रहा है, कि ये 3 मेंबर हैं, बट इन डब्बा तो इनके लिए प्रोडक्ट टेबल में एक ही है, तो वहां पे तो कार्बन 6 लिख दिया, पर मास कौन सा लिखें? 13 लिखें, 12 लिखें कि 14 लिखें? तो इसका एवरेज जो आएगा वो लिखेंगे, यानी कि 12.011 आया। सर ये 12 ही क्यों आया? क्योंकि जो कार्बन परसेंटेज में ज़्यादा होता है, ये लाइन लिख लेना, कि जो जो भी एलिमेंट परसेंटेज में ज़्यादा होता है उसी के जो एवरेज निकालोगे उसके करीब आएगा। जैसे ये 98% है, मैक्सिमम यही है, तो ये जो एवरेज भी आएगा ना इसके करीब आएगा। अगर ये 98% होता तो जो एवरेज आता वो 13 के करीब आता। अगर ये 98% होता तो जो एवरेज आता वो 14 के करीब आता। पर अभी ये 98% है तो एवरेज हमने जब निकाला तो इसके करीब आया है। अब हम फार्मूला लिखेंगे और एवरेज निकाल के देखेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला क्या है देखेंगे हम। ये देखिए, हम फार्मूला लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। अब तुम एवरेज एटॉमिक मास का, जिसको हम आम कहते हैं, उसका फार्मूला लिखोगे, समीशन, ये भी सब कुछ समझाऊंगा, परसेंटेज अबंडेंस अबंडेंस मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है। देखो क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारी वैल्यूज दे रखी है, तुम्हें पता नहीं दिख रही है कि नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखो आइसोटोपिक मास क्या होता है, जैसे ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप है, तो इसका मास है 14, इसका मास है 13, इसका मास है 12, और परसेंटेज अबंडेंस ये दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें इन दोनों को देख के निकालना है। तुम क्या लिखोगे, आम इज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सबमिशन का मतलब क्या है, एक, ये देखो सबमिशन का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरी बार करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर तीसरी बार करना है। समझाता हूँ कैसे। तुमने 12 लिखा, यानी सॉरी परसेंटेज अबंडेंस कितना है हमारा, परसेंटेज अबंडेंस है 98.892 मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास। 98% कौन है? 12, कार्बन 12। ये एक बार, ये जो आपने प्रोग्राम है, ये जो हमने एक बार किया, उसको सबमिशन क्या कहता है, एक बार आपने ये फार्मूला ऐड करने के बाद प्लस लगाना है। मेरी बात समझ आई? उसके बाद दूसरे के साथ यही करना है। परसेंटेज अबंडेंस इसका कितना है 1.108 मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास कितना है इसका 13, फिर से प्लस लिखना है। उसके बाद तीसरे का अलग साथ करना है। अगर 4 है तो 4 बार प्लस करोगे, 5 है तो 5 बार। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -10 और
आइसोटोपिक मास कितना है 14। ये आपने कर लिया, ऊपर वाली चीज़ कर ली और सभी को 100 से डिवाइड कर देना है। ये आप जब कैलकुलेट करोगे अप्रोक्स 12.011 AMU या 12.011 U के करीब आएगा। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, सेम है। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आया, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ लिखेंगे। ना ये लिखते हैं, ना ये लिखते हैं, ना ये लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप ये लिखते हो क्योंकि एक डब्बा है। देखो, कार्बन के लिए एक ही डब्बा फिक्स है पीरियोडिक टेबल में। अब उसमें कार्बन 12 लिखें, 13 लिखें कि 14 लिखें, हम क्या करते हैं इन तीनों का एवरेज निकाल के लिख देते हैं, जो कि होता है 12.011 U, जिसको हम अप्रॉक्स में 12 कहते हैं। इसीलिए जो कार्बन का वेट हम 12 याद करते हैं, और इसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 याद करते हैं। बात समझ आई? Similarly, average atomic mass for other elements can be calculated in periodic table of elements। यानी कि दूसरों के लिए भी सेम ऐसे करोगे कि क्लोरीन के लिए 2 आइसोटोप्स होते हैं, उसके लिए भी करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपने सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, द एटॉमिक मास मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटेड देयर एवरेज एटॉमिक मास। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में किसी का एटॉमिक मास नहीं लिखा, मेरी बात ध्यान से समझो, किसी का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास नहीं लिखा, एवरेज एटॉमिक मास लिखा है। क्यों? क्योंकि सभी के कोई ना कोई आइसोटोप है, यानी कि फैमिली मेंबर है। अब ये इसके 3 फैमिली मेंबर हैं, इन तीनों में से किसका मास पीरियोडिक टेबल में लिखें? तो हमने क्या किया कि तुम तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला दे दिया, एवरेज निकाल के जो चीज़ आएगी वो लिख देंगे जी। यानी कि तीनों का भला हो गया। तीनों में से जो एवरेज आएगा, यानी कि तीनों की बात होगी ना, तुम तीनों में से जो एवरेज आएगा वो लिख देंगे। अब जो ज़्यादा होता है उसके करीब हमारा एवरेज आता है। देखो, कार्बन 12 ज़्यादा था, तो जो एवरेज हमने निकाला वो कार्बन के करीब आया है। इसी तरीके से हम एटॉमिक मास, तुम्हें समझ आया, एक एटम का मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जो एटम है उसके कई फैमिली मेंबर होंगे, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। और कभी भी कॉमन भाषा में अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि कार्बन का मास बताओ, तो यानी कि तुम बोलते हो 12, तो वो कार्बन का एटॉमिक मास तुम नहीं बोल रहे होते हो, तुम इनडायरेक्टली एवरेज एटॉमिक मास बोल रहे होते हो। यानी कि हम रेगुलरली एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। जो हमारा एटॉमिक मास है वो किसी किसी पर्टिकुलर केस में यूज़ होगा। ठीक है जी, आई होप तुम्हें समझ आया हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मॉलिक्यूलर मास अगली वीडियो में हम समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस करवा दूँगा, क्योंकि 47 मिनट की वीडियो हो रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है कमेंट्स में लिखो, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। दूसरी चीज़, ये वीडियो को अगर नहीं समझ आई है दोबारा से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो पहली बार देख रहे इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हुआ है जिनके साथ, वो उनको तो बार-बार 2 बार देखनी चाहिए वीडियो, ताकि तुम्हें हर एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। तब भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तुम कमेंट्स में लिखो, ज़रूर से तुरंत से उसका रिप्लाई जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।